Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं रोहित विश्वकर्मा। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है भारत का संविधान, जिसमें देखिए सबसे पहले संविधान। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान देखिए क्या है। तो संविधान होते हैं तो संविधान हम उसे कहते हैं जिसमें किसी भी देश या शासन या राज्य में शासन को चलाने है तो उसमें निहित मूलभूत सिद्धांतों का उसमें वर्णन होता है। तो संविधान है एक तरह से संवैधानिक दस्तावेज है। तो अब आइए जो बात करते हैं भारत के संविधान की। तो देखिए, जो अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जो बहुत बड़ा है और लचीला संविधान भी है। अगर इसके विकास की बात करें तो दिख रहा है भारत का संवैधानिक विकास। इसकी शुरुआत देखिए, जो भारत का संविधान है बेसिकली एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ, दूसरा 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि विद्रोह हो गया था जिससे जो ब्रिटिश क्राउन थी, वहाँ के जो शासक थे ब्रिटिश, वह ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा जो शासन था उसको अपने अंडर में ले लिया। तो यानी कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था। यह 1857। अगर इसको हम डिफरेंस निकालें तो यह 1857 के बाद का और यह पहले का। तो देखिए, इसका शुरुआत अगर बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, इसके टाइम में जो था वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो इसके टाइम पे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था जो बंगाल का गवर्नर था। तो उसको इसमें क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर से उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी यहाँ पर, यानी कि 1773 में। और इसमें जो कलकत्ता में अगर बात करें तो कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी कि इसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश हुए थे वे थे एलिजा इम्पे। यानी कि इसके अंतर्गत सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उसके साथ एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और इसके अंतर्गत एक और काम हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वे जो भारतीय लोग थे उनसे रिश्वत लेना और उपहार लेना निषेध कर दिए। यानी रिश्वत और उपहार ये सब लेना निषेध कर। देखिए, इसको लाने का मकसद क्या था कि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया था, वे सब रिश्वत खोर हो गए थे, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया। अब बात करते हैं, अगर इसकी बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। अगर 1784 की बात करें तो इसमें देखिए क्या किए कि जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया शासन था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक व्यापारिक और दूसरा प्रशासनिक। दो भागों में डिवाइड करते हैं, व्यापारिक और प्रशासनिक। जो व्यापारिक शक्ति व कार्य थे ईस्ट इंडिया का, यानी कि व्यापारिक जो कार्य थे वो अलग हो गए और प्रशासनिक कार्य अलग हो गए। इसके बाद इसमें एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। नियंत्रक यानी कि जो इन सब पर नियंत्रण करे। अब अगर इसकी बात करें चार्टर एक्ट 1793, यानी तो अगर इसकी बात करें तो 1793 की, तो यह इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो व्यापार था उसको 20 वर्ष तक और बढ़ा दिए थे। इसके बाद नियंत्रक मंडल था। और देखिए, इसके अंतर्गत नियंत्रक मंडल की स्थापना तो हो गई थी, इसके साथ ही भारतीय राजस्व की स्थापना की गई थी। अगर इसकी बात करें चार्टर एक्ट 1813 की, तो चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें कंपनियों का, इसमें देखिए चार्टर एक्ट 1813 में
कंपनियों का जो व्यापारिक और इसके साथ ही जो चार्टर एक्ट व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बस चाय व चीनी को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके साथ चाय और चीनी को छोड़कर इसके साथ एक काम और हुआ कि तो यह रहा 1813। अब हम बात करते हैं 1833 की। तो देखिए जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसके साथ ही इसमें 1813 में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही शिक्षा, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, इसी के अंतर्गत 1 लाख रुपए वार्षिक दिया गया। शिक्षा में बढ़ावा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक दिया गया। इसके साथ ही जो ईसाई मशीनरी थे उनका भी। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। तो देखिए चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ, तो इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया। इसके अंतर्गत बंगाल का गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर, देखिए जो बंगाल का गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर बना दिया। और जो पहले गवर्नर थे वह थे विलियम बेंटिंक। देखिए यह पहले, यानी जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर 1833 चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया। और इसमें इसकी बात करें तो इसमें जो सिविल सेवक परीक्षा थी उसको खुली परीक्षा करने का प्रस्ताव, यानी सिविल सेवक परीक्षा थी उसको खुली परीक्षा। इसके साथ ही 1800 इसमें इसी के अंतर्गत यहाँ पर अगर बात करें तो 1843 में दास प्रथा, 1843 में दास प्रथा निषिद्ध कर दिया गया इस एक्ट के तहत। अब हम आगे बात करें 1853 एक्ट। अगर हम 1853 एक्ट बात करें तो देखिए इसमें क्या हुआ, तो चार्टर एक्ट 1853 में जो हुआ था, चार्टर एक्ट 1853 में अगर इसमें देखा जाए तो एक विधान परिषद की स्थापना की गई। पहली बात, विधान परिषद की स्थापना जो कि 12 सदस्य थी, यानी इसके अकॉर्डिंग 1853 के अकॉर्डिंग विधान परिषद की स्थापना। इसके साथ ही जो विधान परिषद की स्थापना जो कि 12 सदस्य थी, इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का चुनाव हुआ। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का चुनाव हुआ। इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का चुनाव। और देखिए पहले तो 1853 के तहत विधान परिषद की स्थापना की गई। इसके साथ ही इसमें 12 सदस्य थे और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का चुनाव हुआ। और इसके साथ ही कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे, वहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चयन होने लगा। देखिए आगे जो टॉपिक है तो प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चयन, यानी जो महत्वपूर्ण पद थे परीक्षाओं द्वारा चयन, यानी 1853 के तहत विधान परिषद की स्थापना 12 सदस्य, जिसमें तो 12 सदस्य और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का चुनाव स्टार्ट हो गया था। इसके साथ ही प्रतियोगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पद थे उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चयन होने लगा। अब आगे इधर बात करते ब्रिटिश। देखिए अब 1857 का विद्रोह हो जाएगा, जिससे जो
शासन और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाएगा। तो इसकी अगर बात करें भारत शासन अधिनियम 1858 की, अगर हम भारत शासन अधिनियम 1858 की बात करें तो इसमें देखिए विदेशियों को रोकने के लिए, सॉरी विद्रोहियों को रोकने के लिए एक एक्ट पारित हुआ, यानी कि 1857 जैसे जो विद्रोह दोबारा न हो तो विद्रोहियों को रोकने के लिए एक एक्ट पारित हुआ जिसको बोलते भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा जो शासन है वह सीधा विक्टोरिया खात में चला जाएगा, जो कि महारानी थी उस टाइम, महारानी विक्टोरिया खात में चला जाएगा, जो कि उस टाइम महारानी थी। और अगर आगे बात करें तो इसके तहत 1858 के तहत जो गवर्नर जनरल था, 1858 के तहत जो गवर्नर जनरल था इसको बना दिया जाएगा वायसराय। और पहले वायसराय की बात करें तो पहले वायसराय थे विलियम बेंटिंक। पहले अगर वायसराय की बात करें तो वह थे विलियम बेंटिंक। सॉरी पहले वायसराय की बात करें तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि पूरे भारत के पहले वायसराय थे। अब तो ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1858। इसके अब देखें 1861 या तो 1861 के तहत देखिए क्या हुआ। तो 1861 के तहत जो गवर्नर की शक्तियां थी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। गवर्नर के जो वायसराय थे उसके शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाएगा 1861 के तहत। इसके साथ ही जो वायसराय वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है 1861 के तहत, और इसके शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। इसके साथ ही तो ये रहा 1861। अब बात करते हैं 1892 की। तो 1892 में भारत शासन अधिनियम 1892, तो इसके तहत भारत शासन अधिनियम 1892 में निर्वाचन पद्धति, इसमें आ जाएगा निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति पूछे कब आया था तो वह 1892 में। अब बात करें 1909 में, देखिए जो मेन है उसी को हम बता रहे हैं, बाकी तो काम हुए थे। और अब 1909 की बात करते, भारत शासन अधिनियम 1909। तो भारत शासन अधिनियम तो देखिए इसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। अब देखिए यह उस टाइम ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव थे, और भारत के राज्य मिंटो की बात करें तो यह वायसराय था, यह उस टाइम भारत का वायसराय था मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार। अगर देखिए बात करें इसको मिंटो की बात करें तो इसको हम सांप्रदायिक चुनाव का जनक भी बोलते हैं, यानी कि सांप्रदायिक चुनाव का जनक इस मिंटो को, ये बात जानते रहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, चुनाव या निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। अगर हम आगे बात करें इसमें तो 1909 को इसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, जो कि मार्ले क्या था तो वह ब्रिटेन में यह भारत का राज्य सचिव था और मिंटो उस टाइम गवर्नर था। और इसमें बात करें तो मिंटो को हम सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोलते हैं,
और इसके साथ अगर आगे बात करें भारत शासन अधिनियम 1909 की बात करें, भारत शासन अधिनियम 1909, इसमें देखिए जो 1900 यह निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इसको क्यों बोलते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि यह बेसिकली जो मुस्लिमों के लिए भी निर्वाचन अलग से किया, यह जिसका काफी विरोध हुआ था। अगर भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें देखिए क्या था, भारत शासन अधिनियम 1919 में, इसमें सबसे पहले तो द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, द्विसदनात्मक विधायिका। इसमें द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई जो अभी तक चल रही है, जिसमें से पहला था विधानसभा, दूसरा राज्य परिषद। अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं निम्न सदन, जानते हैं, और इसको बोलते हैं उच्च सदन। विधानसभा और राज्य परिषद समझे, इसमें मनोनीत होते हैं, इसमें चुनाव होता है, निर्वाचन द्वारा आते हैं। और अगर इसमें आगे बात करें तो द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की। इसके साथ ही अब आते हैं आगे भारत शासन अधिनियम। देखिए यह जो 1919 में एक काम और हुआ था, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन इसमें आया था। थोड़ा बारिश हो रहा है इसलिए आवाज में थोड़ा सा इशू आ रहा होगा। तो देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करें तो इसमें क्या किया, आगे 1919 में सिख, ईसाई, जो आंग्ल भारतीय थे, सबके लिए अलग अलग निर्वाचन की पद्धति इसमें लेकर आ गया इस भारत शासन अधिनियम में। अगर हम भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 में देखिए क्या है, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 में इसमें देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में एक अधिनियम आया था, जिसमें से बात करें तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। और इस अधिनियम को, जो हमारा संविधान है, उसमें इसका भी अहम रोल है, भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। अब देखिए इसमें इसके बाद इसके जो भारत शासन अधिनियम और स्वतंत्रता अधिनियम के बीच में कुछ मिशन आए थे, जिसको हम बोलते हैं, पहला आया था कैबिनेट मिशन, ये मेन है, ये आया था संविधान सभा बनाने के लिए, कैबिनेट मिशन यानी कि आया था भारत में अब संविधान सभा बनाने के लिए। तो इसमें कौन कौन आया था, तो बात करें तो आए थे अलेक्जेंडर क्रिप्स, अलेक्जेंडर और इसके साथ लॉरेंस। तो अगर इनके नाम की बात करें तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन कब आया था, तो अगर इसकी बात करें तो 22 जनवरी 1946 को आया था। और इसको जो इंडिया जब आया था तो यहाँ पर 3 लोग आए थे, जिनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, एक लॉरेंस थे, इसके पास एक थे अलेक्जेंडर, इनका नाम था एबी अलेक्जेंडर, एबी डिविलियर्स नाम सुने होंगे, उन्हीं से एबी अलेक्जेंडर किसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर हम सिकंदर। तो एबी अलेक्जेंडर, लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स। अब इसके बाद यह किस लिए आया था, तो यह भारत में संविधान सभा का
गठन करने के लिए आया था। संविधान सभा की स्थापना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो अगर इसकी बात करें भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो इसके तहत देखिए इसके टाइम भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब हो रहा था, पाकिस्तान, देखिए जो भारत शासन अधिनियम है इसमें जो पाकिस्तान है वह संविधान सभा में सम्मिलित हुआ था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि हम पाकिस्तान की मांग अंदर रह करें। लेकिन इसमें अगर बात करें भारत स्वतंत्रता अधिनियम की, तो इसमें एक आए थे सर रेडक्लिफ, पता होगा, जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है इन्हीं के नाम पर पड़ी है, सर रेडक्लिफ, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा उसका निर्धारण करने के लिए आए थे। तो यह तो रहा भारत का संवैधानिक विकास की। अगर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.